मेरा नाम है सुनील परमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आनंद परमार क्लासेस पे। आज हम मैथ्स में पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था जो था किससे रिलेटेड, हमारा अनुपात और समानुपात का। अब इसमें मैंने कल यानी कि पिछले वीडियो में शुरुआत की थी और आज हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। दो पार्ट 1 में हमने सीख लिया था, इसका बेसिक बता दिया था मैंने आपको। जो कोई ये वीडियो देख रहा है तो पहले पिछला वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम सवाल करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सवाल में कौन सा सवाल है, क्योंकि हमने कल वाले जो सवाल किए थे वो बिल्कुल बेसिक वाले थे। आज मैं सवाल आपको कराता हूँ। जैसे एक सवाल लिख देता हूँ, 4200 रुपये की राशि है, रुपये को हमें देखो सवाल है हमारा 4200 रुपये की राशि को मदन और मोहन में 9:5 में बांटना है। अब यदि हम इन 4200 रुपये जो है इनको मदन और मोहन में बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे? 9:5 में बांटेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि मदन को उसके हिस्से में कितने रुपये आएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही सरल है, समझते चलना। ये जिसका नाम पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, जिसका नाम बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है। देखो मदन को कितने रुपए मिलते हैं अनुपात में? 9, और मोहन को कितने मिलते हैं? 5। जब मदन को 9 रुपए मिलते हैं उस टाइम मोहन को कितने मिलेंगे? 5 रुपए मिलेंगे। अब ये तो बात होगी काय में? अनुपात में। लेकिन हमें काय में बताना है? रुपयों में बताना है कि जो मदन का हिस्सा है वो कितने रुपये होगा। ठीक है, तो टोटल धनराशि हमारी कितना है? 4200 रुपये। देखो ये इसमें मदन का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है और मोहन का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों का क्या है? रुपये का योग है। तो हम भी क्या करेंगे? योग बनाएंगे। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। योग के इक्वल योग लिखेंगे। दोनों में फर्क बस क्या है? रुपया हमेशा कहां आएगा? ऊपर, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या होता है? रुपया होता है। तो रुपया हमेशा कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, तो योग के इक्वल योग लिख दिया हमने। अब किसका हिस्सा पूछा हमसे? मदन का हिस्सा पूछा है, तो मदन का कितना है? 9, तो काय का इंटू कर देंगे, इसमें 9 का कर देंगे। यदि हमसे मोहन का पूछता तो काय का इंटू कर देते, हम 5 का कर देते। क्लियर सभी को? अब देखो यदि यहां से देखो फायदा क्या है, इस तरीके से यदि करते हो तो आप फायदा दोस्तों हमें यह है कि यदि हमसे यहां पर पूछा जाता है कि मदन और मोहन के हिस्से का अंतर कितना है, तो हम यहीं पर डायरेक्ट अनुपातों का ही अंतर ले लेंगे। दोनों के अलग अलग धनराशि निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 14 से इसको काटते हैं, 14 से कितना होगा? 42, 9 3 27। किसका पूछा था हमसे? मदन का। तो कितने रुपए आ जाएंगे मदन के हिस्से में? 2700 रुपए मदन के हिस्से में आ जाएंगे। अब यदि इसी में हमसे पूछ ले कि मोहन को कितने हिस्से आएंगे, तो इस 9 की जगह पर सिर्फ काय का गुणा कर दो 5 का, तो कितना आ जाएगा? 5 3 1500। यदि मोहन का भी पूछ लेता है तो कितने रुपए आ जाएंगे? 1500। चाहो तो 2700 को 4200 में से घटाकर भी आप 1500 ज्ञात कर सकते हो, या फिर ये प्रोसेस आपको लेंदी लगती है तो आप डायरेक्टली इस 9 की जगह पर 5 का गुणा कर दो, जिससे किसका हिस्सा जाएगा? मोहन का हिस्सा आ जाएगा। अब यदि यहां से आपको पूछ ले कि मदन को मोहन से कितने ज्यादा रुपए मिलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ज्यादा या कम की बात करता है तो काय की बात करता है? ये अंतर की बात करता है। तो हमें इन रुपयों को घटाने में समय वेस्ट नहीं करना। हमें क्या करेंगे? इस अनुपात को ही घटा देंगे। चलो एक और सवाल देखते हैं। चलो दोस्तों सेकंड सवाल है हमारा, 6630 रुपए की राशि को ए और बी के बीच हमें किस अनुपात में बांटना है? 4:9 में बांटना है। यदि हम 4:9 में बांटते हैं तो हमें बताना है कि इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो देखो किस अनुपात में बांटना है? 4:9 में। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ए का हिस्से का अनुपात कितना है? 4, और बी के हिस्से का अनुपात कितना है? 9। ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो अनुपात पहले लिखा और जो नाम पहले लिखा वो सेम होना चाहिए, वरना इनको आगे पीछे मत कर देना। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल पहले धनराशि देखो हमारी कितना है? 6630 रुपये। ठीक है, अब इनके हिस्से की बात करते हैं ए और बी के, तो किस अनुपात में बांटना है? 4:9 में बांटना है। यानी कि जब ए को 4 रुपए मिलते हैं उस कंडीशन में बी को कितने मिलेंगे? 9 रुपये मिलेंगे। तो कुल धनराशि हमारी कितना है? 6630 रुपये। तो ये दोनों का योग दे रखा है धनराशि का, तो हम भी क्या बनाएंगे? इन दोनों का योग बनाएंगे। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। ये भी देखो
कुल धनराशि है और ये भी कुल धनराशि, बस दोनों में फर्क क्या है, ये रुपये में टोटल धनराशि है और ये हमारे अनुपात में। तो किसको धनराशि, कौन सी धनराशि को ऊपर लिखना है, तो भैया हमेशा ही रुपया कहां आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, रुपया होता है। तो रुपया हमेशा ही, इसी सवाल से रिलेटेड नहीं, सभी सवालों में रुपया हमेशा ऊपर आएगा। जो पूछा है बस उसका गुणा करना है। यदि ए का हिस्सा पूछे तो काय का गुणा कर देंगे 4 का, और यदि बी का पूछे तो काय का गुणा कर देंगे 9 का। यदि दोनों के हिस्से का अंतर पूछते हैं कि बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं या ए को कितने कम मिलते हैं, तो बस इन दोनों का अंतर का हमें क्या करना है, वहां पर गुणा करना है। ठीक है, अभी हमसे पूछा है कि ए को कितनी धनराशि मिलती है, तो ए का अनुपात कितना है 4, तो काय का इंटू कर दें 4 का। ठीक है, 13 से इसमें भाग लगा दो, 13 से कितनी बार 5 बार, कितना बचा 1, यानी कि 510 बार। 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2040 रुपए, यानी कि ए के हिस्से कितने रुपए आएंगे 2040 रुपए। अब यदि यहां से हमसे पूछ ले कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो इस बस कुछ भी नहीं करना, इस 4 की जगह पर काय का गुणा कर दो, इस 9 का गुणा कर दो। बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, हमें ज्यादा गुणा भाग करना ही नहीं पड़ेगा, बस 9 का गुणा किया और किसका हिस्सा आ गया, बी का हिस्सा आ गया। चाहो तो करके देख लो, 0 9 एकम 9 और 9 पंजा 45, यानी कि बी के हिस्से कितने आएंगे 4590। दोनों का योग करके देख लेना, फिर से हमारी दोनों की कुल धनराशि इसके इक्वल होना चाहिए। यदि ये दोनों का कुल हिस्सा ये इसके बराबर है तो ही हमारा आंसर सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं एक और। चलो अगला सवाल देखते हैं हमारा तीसरा। 4410 रुपए की राशि को ए, बी और सी में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, 3:7:8 में बांटना है। यदि हम इस अनुपात में बांटते हैं तो हमें बताना है कि ए का हिस्सा उसमें कितना होगा। ठीक है, देखो अभी मैं बेसिक सवाल करा रहा हूं, इसके बाद से हम थोड़ा सा सवाल का लेवल बदल देंगे, तो ये लास्ट सवाल है इस बेसिक का। ठीक है, अब देखो क्या करना है, वही तरीका। अभी इससे पिछले वाले सवालों में यहां पर व्यक्ति कितने होते थे, 2 होते थे, लेकिन अब कितने हो गए 3। अगले में हो सकता है 4 आ जाए और एग्जाम में 5 भी आ जाए, तो हमें उससे घबराना नहीं है। ठीक है, 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल धनराशि कितना है, बस तरीका याद रखो कि हमें किस तरीके से करना है। हमारी टोटल धनराशि 4410 रुपए। तीनों का हिस्सा लिख देते हैं, ए, बी और सी। किस अनुपात में बांट रहे, 3:7:8 में। बस ये टोटल धनराशि दे रखी है, तो हम भी क्या करेंगे, टोटल धनराशि के इक्वल टोटल अनुपात लिख दो। कितना हो जाएगा 7 8 15 और 3 18। किसका हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, तो काय का इंटू कर देंगे 3 का। बी का पूछे तो 7 का कर दो और सी का पूछे तो 8 का कर दो। ठीक है, अभी ए का पूछा हमसे तो काय का इंटू कर देंगे 3 का। चाहो तो इसमें इसका भाग भी लगा सकते हो या 3 का इसमें भाग भी लगा सकते हो। अब तरीका क्या है कि 18 का इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो देखो इनके अंकों का योग करके देख लो। 4 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग चला जाता है, यानी कि 441 में भी 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 9 से काट देते हैं, 9 दूना 18, 9 से इसको काट दो, 9 चुक 36। ठीक है, कितने बचे 8, 9 9 कितना हो जाएगा 41 और 1 ये 0। 2 से फिर काट दो इसको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितनी बार 245 बार। 3 का इसमें इंटू कर देते हैं, तो 3 का इंटू करेंगे 5 3 15, 4 3 12 और 1 ये कितना हो जाएगा 13। 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि ए के हिस्से में कितने रुपए आएंगे 735 रुपए। अब देखो यहां पर यदि बी का आपसे पूछते हैं कि बी के हिस्से कितने रुपए आएंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, बस इस 3 की जगह पर काय का इंटू कर देंगे, हम 7 का कर देंगे। अब यदि देखो यहां से सवाल जरूरी नहीं कि हम रटके जा रहे हैं हर बार ए का हिस्सा या बी का हिस्सा ही पूछे। अब हो सकता है इस सवाल में पूछ ले ए और बी की कुल धनराशि क्या है, तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों का अलग अलग निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें इन अनुपातों का ही योग कर दो और गुणा कर दो। यदि पूछ ले ए और बी के हिस्से का योग कितना है, तो कुछ भी नहीं, 7 3 10, तो इस 3 की जगह पर काय का गुणा करना है 10 का गुणा करना है। ठीक है, अगले सवाल में वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये चौथा सवाल हो गया हमारा। देखो अगला सवाल क्या है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 में। जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है। तो हमें बताना है कि स्कूल में लड़कों की कुल जनसंख्या मतलब संख्या कितना है। अब देखो यहां पर क्या ये लड़के और लड़कियों की संख्या का योग दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। हमेशा ही ध्यान रखना, ज्यादा या फिर कम शब्द जहां पर भी लग जाए इसका सीधा सा मतलब होता है कि इन दोनों का हमें क्या दे रखा है,
अंतर दे रखा है। एग्जाम में अंतर देखने को हमें नहीं मिलेगा, वहां पर हमेशा ये ही बोलेगा कि ये ज्यादा है या फिर कम है। अब देखो लड़के 500 ज्यादा है तो स्वाभाविक है लड़कियां 500 क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अब इस सवाल को करेंगे कैसे, देखो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का मतलब दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 500। और यदि हम इनकी बात करें संख्याओं का अनुपात, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। अब देखो ये इन दोनों का क्या दे रखा है, हमें अंतर दे रखा है कितना, 500। ये संख्या में अंतर दे रखा है तो हम भी इसके बट्टे में क्या लिखेंगे, अंतर ही लिखेंगे। अंतर के इक्वल अंतर। इससे पहले वाले सवाल में हमें दोनों का योग देते थे तो हम भी क्या लिखते थे, उसके बट्टे में योग लिखते थे। इसमें हमें क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। ये देखो यहीं पर स्पष्ट दिख रहा है कि 500 ज्यादा है या 500 कम है। ठीक है, तो अंतर दे रखा है तो हम भी इन दोनों का क्या बनाएंगे, अंतर। देखो यहां पर जो बॉयज की संख्या है वो गर्ल्स से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और यहां पर कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है। ठीक है, तो अंतर के इक्वल क्या हो जाएगा, अंतर। अब जिसका पूछा है उसका गुणा कर दो बस। गर्ल्स की संख्या पूछे तो गर्ल्स का अनुपात कितना है, 2। बॉयज का पूछे तो 3। हमसे बॉयज का पूछा है तो काय का इंटू कर देंगे, 3 का। 5×3 1500, यानी कि स्कूल में लड़के कितने, 1500 लड़के। अब यदि इसी में गर्ल्स का पूछ ले तो इस 3 के यहां पर कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ काय का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है। तो हम 2 का गुणा कर दें, 500 दूना कितना हो जाएगा, 1000। अब सभी को यहां पर देखो सवाल से समझ में आ रहा होगा कि बॉयज 1500 है और गर्ल्स कितना है, 1000। तो यहां पर देखो जो क्वेश्चन बोला वो सही है या नहीं है, 500 ज्यादा है बॉयज की नहीं है, दिख रहे हैं देखो सभी को। अब यदि हमसे यहां पर टोटल इनकी जनसंख्या पूछ ले कि लड़के और लड़कियां स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 1500 और 1000 कितना हो जाएगा, 2500। चाहो तो आप इस तरीके से जोड़कर भी निकाल सकते हो, या फिर इससे और सरल तरीका, डायरेक्टली क्या करो, इन अनुपातों को ही जोड़ दो। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहां पर 5 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो हमें अलग अलग हिस्से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर सभी को, देखो तो बॉयज और गर्ल्स से कितना, 1500 और 1000। अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक धनराशि जो किन किन के बीच, ए, बी और सी के बीच किस अनुपात में, 3:7:5 के रूप में बांटी जाती है। यदि ए और बी की धनराशि का अंतर कितना हो, 7600 रुपए हो, तो सी का हिस्सा कितना होगा। देखो यहां पर इस बात को हाईलाइट क्यों करा है, क्योंकि बस ये ही से मतलब है हमें रुपयों से ही, बाकी तो सब फालतू बात है ना, रुपये से ही मतलब रखना है। तो ये रुपये जो 7600 रुपए दे रखे हैं, ये क्या है, ये ए और बी की धनराशि का क्या दे रखा हमें, अंतर दे रखा है रुपये में। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, पहले ए, बी और सी की धनराशियों का अनुपात कितना है, 3:7:5 के रूप में बांटते हैं। अब उसने बोला है कि ए और बी का हिस्से का अंतर कितना है, 7600 रुपये। तो हमें बस सी का हिस्सा बताना है, तो जो दे रखा है बस उससे मतलब रखो इन रुपयों से। तो देखो 7600 रुपये क्या है, यहां पर ए और बी का क्या है, अंतर। तो हम भी यहां पर ए और बी का अंतर बनाएंगे। 7 और 3 का अंतर कितना, 4। किसका हिस्सा पूछा है, सी का। तो सी का अनुपात कितना है, 5। तो काय का इंटू कर देंगे, 5 का। आ रहा है समझ में। अब यदि पूछ ले कि टोटल धनराशि कितना थी जो तीनों के बीच में बांटी गई, तो टोटल धनराशि पूछ ले तो इनका गुणा कर दो, 7 3 10 5 15 का गुणा कर दो, जिससे क्या आ जाएगी, कुल धनराशि आ जाएगी। लेकिन अभी तो हमसे सिर्फ क्या पूछा है कि सी का हिस्सा इसमें क्या होगा। तो काय का इंटू कर दिया हमने, सी का इसमें गुणा कर दिया। 4 से इसमें भाग लगा दो, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 19 पंजा 95। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 9500। सॉरी हाँ, कितना हो जाएगा, 9500 रुपए। क्लियर यहां तक। अब देखो यदि इसमें पूछ ले बी का धनराशि क्या होगी, तो इस 5 की जगह पर काय का इंटू कर दो, 7 का। यदि ए की धनराशि पूछे तो काय का इंटू कर दो, 3 का। क्लियर है। अब देखो हमें यहां पर ए और बी के हिस्से का अंतर दे रखा था 7600 रुपए। यदि पूछ ले कि ए और बी के हिस्से का योग क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, अंतर के इक्वल तो हमने अंतर लिख दिया। योग पूछे तो 7 और 3 कितना होगा, 10। तो यहां पर क्या कर देना, 10 का गुणा कर देना। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी सवाल है। अगला देखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोट रखे हुए। अब उन नोटों की संख्या किस अनुपात में है, 4:5:6 में। देखो ये जो 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए दे रखे हैं, नोटों का प्रकार है। जैसे हमारे पास होता है ना, 50 का नोट है, एक 20 का नोट रखा हुआ है और 5 के सिक्के भी रखे हुए हैं। तो ये किस अनुपात में रखे हुए हैं, 4, 5 और 6 के अनुपात में रखे हुए।
यदि अब देखो हमें इनकी फिक्स संख्या नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम है कि उनका अनुपात कितना है, 4 और 5 6 के रूप में रखे हुए। ठीक है, यदि हम सब इन रुपये को पर्स में गिनते हैं एक साथ, 50 20 और 5 रुपए के नोटों को सभी को गिनते हैं, तो टोटल पर्स में कितने रुपए बनते हैं हमारे, 3300 रुपए। तो अब हमें यह बताना है कि पर्स में 50 रुपए या बैग में जो भी है हमारा, उसमें 50 रुपए के कितने नोट रखे, 5 नोट है कि 10 है कि 15 है कि ये हमें देखना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखो ये जो 3300 रुपए दे रखे हैं, ये इन तीनों ही नोटों का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। इसमें 50 20 और 5 रुपए के जो सिक्के, इन सबको मिलाकर कितने रुपए बनते हैं, टोटल 3300 रुपए। तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये 50 रुपए हो गए, ये 20 रुपए हो गए और ये 5 रुपए हो गए। 50 के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है, 4, इसका 5 है और इसका 6। यदि हम यहां पर देखो ये संख्याएं 4 5 और 6 किस रूप में दे रखी, अनुपात के रूप में दे रखी। भूल से इनको 4 5 नोट मत मान लेना। ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चुका 20 यानी कि 200, और इनका गुणा करेंगे तो 100, और ये कितना हो जाएगा 30। यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 330। यानी कि देखो 330 हमारे रुपये आए हैं, ये हमने बनाए, लेकिन बुक वाले का भी कुछ कहना है कि भैया बैग में टोटल 3300 रुपये रखे हैं और हमें कितने आ रहे हैं, 330। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो देखो ये जो 3300 दे रखा है ये रुपये में दे रखा है, और ये काय में दे रखा, हमारा अनुपात में दे रखा है। लेकिन ये भी तीनों ही नोटों का क्या है, योग है, और ये भी क्या बनाया हमने, तीनों के ही नोटों का योग बनाया। तो योग के इक्वल क्या हो जाएगा, योग। और जिसके नोटों की संख्या पूछे उसका बस क्या करना, हमें गुणा करना है। 50 के नोटों की संख्या पूछे तो उसकी संख्याओं का अनुपात कितना है, देखो यहां लिखा हुआ 4। यदि 20 के नोटों की संख्या लिखे तो 5, और 5 के देखे तो 6। हमसे 50 के नोटों की संख्या पूछी है तो काय का इंटू कर देंगे, इसमें 4 का इंटू कर देंगे। 330 से 330 कितनी बार कट जाए, एक बार, और एक ये 0 यानी कि 10। तो यदि 50 रुपए के नोट हम देखते हैं तो कितने हो रहे हैं हमारे, 40 हो रहे हैं। ठीक है, अब यदि इसी में पूछ ले कि 20 के नोटों की संख्या क्या है, तो कुछ भी नहीं करना है। 20 के नोटों की संख्या में बस इस 4 की जगह पर काय का गुणा कर दो, इस 5 का कर दो, तो यानी कितना हो जाएगा, 50। और यदि आपसे पूछ ले जो 5 के सिक्के रखे हुए हैं उनकी संख्या कितना है, तो 5 के सिक्कों को यदि देखेंगे तो उसकी संख्या कितना है, 6 है। तो यहां पर 6 का इंटू कर दो इसमें, तो 6 का इंटू 10 में करेंगे कितना आ जाएगा, 60। अब इनके नोटों के आपको सभी के अलग अलग मैंने संख्या निकालना सिखा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसका आगे का जो पार्ट रहेगा वो हम पार्ट 3 में मैं इसको, इस चैप्टर को पूरा क्लियर करा दूंगा। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।